अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे अपनी इंट्री टेस्ट के लिए और बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों का दाऊद यूनिवर्सिटी का इंट्री टेस्ट स्टार्ट हो रहा है और आज आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि 3D अकेडमी यानी कि जो मेरी एकेडमी है और मेरा नाम शहरयार अहमद है। मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, मेरा नाम है शहरयार अहमद। अगर आप मुझे अपने मेरे चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो आई होप कि मुझे आप जानते ही होंगे। और मेरी एकेडमी ने ये डिसाइड किया है कि हम दाऊद यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री के। अगर केमिस्ट्री के बाद हमें वक्त मिला तो हम मैथ्स के भी पास्ट पेपर्स को अपलोड करेंगे। और आज की वीडियो नंबर 1 पास्ट पेपर्स की हम स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट एमसीक्यू में। फर्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है 1 एटमॉस्फेरिक। ये दाऊद 1 का टेस्ट है यानी कि दाऊद के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। और इसके अंदर एक सवाल किया गया है कि 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू, एक एटमॉस्फेरिक जो होता है वो पास्कल में किस चीज़ के बराबर होता है, तो हमें इसके बारे में बताना है। देखें 1 एटमॉस्फेरिक 760 टॉर के बराबर होता है, हमें बताना है पास्कल के अंदर। हमारा मेन मकसद है कि उसको पास्कल के अंदर बताएं। देखिए 1 एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 760 टॉर के, तो ये ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं होगा। अगर 1 एटमॉस्फेरिक की बात की जाएगी तो 1 एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 14.7 PSI के, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के। लेकिन हमसे पूछा पास्कल में, अगेन ये ऑप्शन भी गलत होगा। और 1 एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 1.01 बार के, तो अभी फिलहाल ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। पास्कल में सिर्फ एक ही ऑप्शन ठीक होगा और वो ऑप्शन है 101325 पास्कल के। 1 एटमॉस्फेरिक बराबर होता है 101325 पास्कल के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इस एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है सेकंड एमसीक्यू में हमसे ये पूछा जा रहा है कि इफ V1, अगर हमारे पास वॉल्यूम है, फर्स्ट वॉल्यूम है 5 लीटर, V1 है 5 लीटर और P1 है 2 एटमॉस्फेरिक के बराबर, T1 जो है वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है और T2 बराबर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के, और V2 हमें मालूम करना है और P2 हमें बताया हुआ है कि 1 एटमॉस्फेरिक है। तो हमें 5 चीज़ें दी हुई हैं और एक चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। V2 हमें फाइंड आउट करना है कि 5 लीटर होगा, 2.5 लीटर होगा, 12.5 लीटर होगा या 10 लीटर होगा। आइए ज़रा चेक करते हैं। देखिए इसका सही तरीका क्या होगा। इसका सही तरीका ये होगा कि हमारे पास फॉर्मूला होता है P1 V1 अपॉन T1 बराबर होता है किस चीज़ के, P2 V2 अपॉन T2 के। लेकिन यहाँ पर आपको करना ये पड़ेगा कि T1 को केल्विन के अंदर चेंज करना पड़ेगा और T2 को भी केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 273 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके अंदर 273 और ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 273 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 3 और 3 6, 7 और 7 14 होगा। और ये हो गया, एक कैरी चला गया, 4 और 2 4 8 और एक 4 और 2 और 2 4 और एक 5, तो 546, तो हो जाएगा 546 केल्विन। जबकि अगर हम T2 की बात करें, इसके अंदर अगर हम प्लस 273 ऐड कर देते हैं तो 0 प्लस 273 केल्विन के बराबर ही रहेगा। अब हम सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर सकते हैं। P1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे, P1 की जगह पे हम पुट करेंगे 2 और V1 की जगह पे हम पुट कर देंगे 5 लीटर। T1 की जगह पे हम पुट करेंगे 546 इक्वल्स टू P2 की जगह पे हम पुट कर देंगे 1 एटमॉस्फेरिक, जबकि V2 की जगह पे हम V2 लिखेंगे क्योंकि V2 तो फाइंड आउट करना है। T2 की जगह पे हम लिख देंगे 273 केल्विन। अब ये बहुत आसान है, 273 मतलब 273 और 273 2 ज़ा 246, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे बचेगा 5। V2 1 से मल्टीप्लाई होकर V2 हो जाएगा और 5 यहाँ पर एज इट इज़ बच जाएगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि V2 बराबर है 5 लीटर के। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 लीटर। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है। एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि डैश लाइज इन यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन, इसके अंदर कौन सा अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर पाया जाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, पैशन सीरीज और या ऑल ऑफ द अबव। देखिए ये 4 सीरीज होती हैं। सबसे पहली सीरीज होती है लाइमन सीरीज। जब ये एक्सपेरिमेंट किया था लाइमन ने, सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था बाल्मर ने, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट है कि जब हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हीट किया गया था और उसके बाद उसको कूल डाउन किया गया था तो बहुत सारे कलर्स प्रोड्यूस हुए थे, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन अभी टू द पॉइंट बात करते हैं, जब लाइमन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो टेम्परेचर और वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से उसके बाद जो सीरीज ऑब्टेन हुई थी वो थी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की या अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। जब बाल्मर ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस का जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ था वो था विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर।
अगर हम बात करते हैं पैशन सीरीज की, जब पैशन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उसको ये मिला था इंफ्रारेड रीजन के अंदर, जबकि ब्रैकेट और पी फंड ने जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उनको भी इंफ्रारेड रीजन ही ऑब्टेन होता है, लेकिन उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, या आप ये बोल सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस उनको क्या नाम है उसका स्पेक्ट्रम उनको मिला था। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर अल्ट्रावायलेट रीजन मौजूद है, वो है लाइमन सीरीज। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा इस एमसीक्यू के अंदर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, लाइमन सीरीज के डैश लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन लाइमन सीरीज। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इस एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम, फोर्थ एमसीक्यू है हमारा ये, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं एक मेन एनर्जी लेवल के अंदर, वो किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। मेन एनर्जी लेवल से मुराद एक एनर्जी लेवल या शेल ही है, या जिसको हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल के अंदर जो पाए जाते हैं उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, पहला ऑप्शन है हमारे पास 2n², फिर 2n, फिर n और फिर 2। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत आसान सा तरीका है। देखें, इसका सही आंसर होता है 2n²। कैसे करते हैं 2n² में, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं फर्स्ट शेल के अंदर। अगर हम बात करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है हमारे पास सेकंड शेल के अंदर। अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं थर्ड शेल के अंदर। अगर हम बात करें 2 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो जाएगा 32 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकते हैं फोर्थ शेल के अंदर। बस एक बात ये याद रखनी चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला n इक्वल्स टू 2n² वाला जो फॉर्मूला है ये वैलिड कब तक है, ये वैलिड है फोर्थ शेल तक, वैलिड टिल n इक्वल्स टू 4। ये n की वैल्यू 4 तक है तो वैलिड रहता है, इसके बाद ये वैलिड नहीं रहता। हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारा सही आंसर होगा, तो हमारा सही आंसर है 2n², जो कि मैंने यहाँ पर अभी आपको करके दिखाया। तो ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। इस एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है फिफ्थ एमसीक्यू के अंदर, द दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि सेम ऑर्बिटल के अंदर होंगे, उनका स्पिन सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं हमसे। हमें पता है कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल के अंदर होंगे, लेट से एस ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक का स्पिन होगा एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे का स्पिन होगा क्लॉकवाइज। जो दूसरा स्पिन होगा वो होगा क्लॉकवाइज। कभी भी दोनों की एस की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दोनों की कभी भी सेम नहीं हो सकती। लेट से पी एक्स ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा और एक क्लॉकवाइज होगा। ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज की तरह से शो किया, नीचे वाला क्लॉकवाइज की तरह से। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपोजिट स्पिन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में एमसीक्यू नंबर 6 में हमसे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास हमें बताना है। देखिए इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 kg, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम के बराबर। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। अगर ये थर्ड मास की बात करें तो थर्ड मास है मास ऑफ प्रोटॉन का। प्रोटॉन का मास होता है 1.6724 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 kg, और ये जो प्रोटॉन है इसका प्रोटॉन का चार्ज भी होता है 1.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम, लेकिन बस इसका चार्ज होता है पॉजिटिव और इसका चार्ज होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के मास की, तो न्यूट्रॉन का मास भी प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है 1.6748 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 kg, जबकि अगर चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। एक और बात और जहन में हमारी रहनी चाहिए, वो ये कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन वो 1836 टाइम्स हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी हमारा जो फिलहाल
आंसर होगा वो उन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये है 9.1 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 kg। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू गेट द आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू जो एमसीक्यू नंबर 7 है, इस एमसीक्यू नंबर 7 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है चेंज ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी का जो चेंज है इसको डिनोट किस चीज़ से किया जाता है? तो एंथैल्पी का जो चेंज है वो डिनोट किया जाता है डेल्टा एच से। सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि हम लोग एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंथैल्पी को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये जो ई लिखा हुआ है, ई से मुराद होता है इंटरनल एनर्जी। ई से मुराद है इंटरनल एनर्जी। लेकिन अगर चेंज ऑफ एंथैल्पी होगा तो चेंज ऑफ एंथैल्पी के लिए हम लोग डेल्टा भी यूज़ करेंगे। चेंज ऑफ एंथैल्पी के लिए हम लोग डेल्टा भी यूज़ करेंगे, तो डेल्टा एच हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारा एमसीक्यू नंबर 8 है, इस एमसीक्यू नंबर 8 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि रेट कांस्टेंट फॉर गैसियस रिएक्शन। फॉर गैसियस रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट होता है वो किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? तो आइए ज़रा जानते हैं। सबसे पहले अगर मैं गैसियस रिएक्शन की बात करूंगा तो जो गैसेस होती हैं उनका प्रेशर काफ़ी कंसीडरेबल होता है। उनका प्रेशर होता है कंसीडरेबल, उनकी कॉन्सेंट्रेशन या उनकी अमाउंट कंसीडरेबल नहीं होती। इसीलिए उनका जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट के अंदर भी वो प्रेशर के हिसाब से नापते हैं, यानी कि प्रेशर की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, प्रेशर की अमाउंट के हिसाब से उसका कांस्टेंट निकाला जाता है। तो जो रेट कांस्टेंट होगा फॉर गैसियस रिएक्शन वो रिप्रेजेंट किया जाएगा केपी से। बात कर लेते हैं दूसरों की। केसी से मुराद होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन ये होता है सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए। गैसेस के लिए केपी यूज किया जाता है। अगर हम एसपी की बात करेंगे तो एसपी से मुराद है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और के से मुराद होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। के से मुराद होता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, 9th एमसीक्यू है ये हमारा। ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ऑक्सीजन की बतानी है पर ऑक्साइड्स के अंदर क्या होगी। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है -2, फिर सेकंड ऑप्शन है -1, -1/2 और -1/4। हम समझ लेते हैं कि हमारे पास ऑक्साइड्स 4 टाइप्स के होते हैं नॉर्मली। एक होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स, नॉर्मल ऑक्साइड्स, फिर दूसरे होता है पर ऑक्साइड्स, और ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स की एग्जांपल्स है एक्चुअली। फिर एक होते हैं सुपर ऑक्साइड्स और एक होते हैं सब ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, पर ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। सुपर ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1/2 और सब ऑक्साइड्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1/4। यहाँ पर हमसे पूछा गया है पर ऑक्साइड्स के बारे में, तो पर ऑक्साइड्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो हो जाएगी -1। आइए बढ़ते हैं, ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा 10th एमसीक्यू है और ये हमारा लास्ट एमसीक्यू होगा इस वीडियो का। हम चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 11th to 20 एमसीक्यू, यानी कि हर वीडियो के अंदर 10-10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और इस तरह से हम अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे। 10th एमसीक्यू में पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, या डिक्रीज होता है एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, या सेम रहता है एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, या इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। तो बात यह है कि यहाँ पर काम करेगा रेट लॉ। और रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। देखिए, जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रिएक्टेंट्स कम होते चले जाते हैं, रिएक्टेंट्स कम होते चले जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता चले जाएगा। यानी इसका सही आंसर होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी, रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स कम हो जाएंगी, जिससे रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। तो आई होप यू गेट द आंसर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे कमेंट में लाजमी तौर पे बताइए, और आप क्या देखना चाहते हैं वो भी हमें सजेस्ट कीजिए।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।